Hello students, in this video lecture, I am going to discuss about plant succession. So, welcome to my channel. I am Meenu, Dr. Meenu from LBSM College करंडी जमशेदपुर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट सक्सेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज़ प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या है? प्लांट सक्सेशन इज़ द ऑब्जर्व्ड प्रोसेस ऑफ चेंज इन द प्लांट स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। प्लांट सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो चेंज ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और चेंज किस चीज़ का ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? प्लांट स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर के चेंज को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसके इकोलॉजिकल कम्युनिटी के चेंजेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ओवर अ टाइम पीरियड और अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में एक प्लांट के जो प्रोसेस है चेंजिंग के, उसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसे हम लोग प्लांट सक्सेशन कहते हैं। अब अगर कुछ डेफिनेशंस की बात की जाए, क्योंकि हर एक जो भी प्रोसेस होता है साइंस में, उसमें कुछ डेफिनेशंस इंक्लूडेड होते हैं जिसमें उस जो प्रोसेस होता है उसका कुछ स्पेशलाइज डेफिनेशंस रहते हैं या उसकी व्याख्या की जाती है। तो इसमें कुछ बॉटनिस्ट का डेफिनेशंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है क्लेमेंट्स का, जिन्होंने 1916 में इसे दिया था इस डेफिनेशन को। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द सक्सेशन एज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स। उन्होंने क्लेमेंट्स ने कहा या 1916 में डिफाइन किया, सक्सेशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से सेम लोकेलिटी और उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। मतलब एक ही लोकेलिटी के प्लांट्स के कम्युनिटीज़ में या कॉलोनीज़ में सक्सेसिवली चेंजेस आते रहते हैं ओवर अ टाइम पीरियड। अब इसी डेफिनेशन को नाइट ने 1965 में प्लांट सक्सेशन का डेफिनेशन इस प्रकार दिया है कि सक्सेशन from ecological point of view refers to an orderly sequence of different communities over a period of time in a particular area। उन्होंने कहा सक्सेशन को अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग सक्सेशन एक ऑर्डरली प्रोसेस है। मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर में ये पूरा प्रोसेस चलता है और उसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़, प्लांट कम्युनिटीज़ जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और ये चेंजेस एक पीरियड तक होता है और एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में होता है। उनका ये कहना था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लांट सक्सेशन। अब अगर हम बात करें ऑडम की, तो ऑडम ने 1983 में जो डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग plant succession is an orderly process of community change in an unit area। उन्होंने कहा कि प्लांट सक्सेशन एक ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें कि किसका प्रोसेस है? कम्युनिटी चेंज का, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में। इस तरह हम लोग देखते हैं कि तीनों ही डेफिनेशंस क्या कहते हैं कि प्लांट सक्सेशन एक क्रमबद्ध, निश्चित क्रमबद्ध प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट के कम्युनिटी में चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये चेंजेस हम लोग एक यूनिट एरिया में और एक यूनिट टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं। और इस प्रकार का जो चेंजेस ऑफ कम्युनिटी जो होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लांट सक्सेशन। मतलब एक प्लांट आया, एक प्लांट की कम्युनिटी आई सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया में, उसके वो वहाँ सर्वाइव की, उसके बाद में उसको रिप्लेस करती है दूसरी स्पीशीज़, उसके बाद उसे रिप्लेस करेगी तीसरी। इस तरीके से सक्सेसिवली बहुत सारे स्पीशीज़, कम्युनिटीज़
तब तक एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं जब तक वे स्टेबिलाइज नहीं हो जाएं, यानी वो अपने क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंच जाएं। अब इसे कुछ टाइप ऑफ प्लांट सक्सेशन हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट सक्सेशन है, ये जो ऑर्डरली चेंजेस का जो प्रोसेस है प्लांट सक्सेशन का, वो कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द टाइप्स। तो सबसे अगर टाइप्स की बात की जाए तो जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब अगर प्राइमरी सक्सेशन को हम एक्सप्लेन करना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ प्लांट लाइफ। ये एक ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन है प्लांट लाइफ का जिसके अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट इन विच द न्यू सबस्ट्रेट लैकिंग वेजिटेशन as a result of lava flow, severe landslide, area lift और retreated glaciers is formed। अब ये जो प्राइमरी सक्सेशन है, जब किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर प्रीवियसली कोई भी वेजिटेशन रिपोर्टेड नहीं हो, कोई भी वेजिटेशन उस एरिया में प्रेजेंट नहीं हो, जैसे अब ऐसा एरिया कहाँ मिलेगा, जैसे लावा फ्लो हुआ वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में, या कहीं भी ऐसा जगह जहाँ से लावा फ्लो होता है, वहाँ से कुछ लावा फ्लो हुआ और धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, या फिर कहीं किसी भी हाईएस्ट प्लेस पे लैंडस्लाइड हो गया तो वो एरिया जो है, वो जो सॉइल है वो नेकेड हो गया। उसके अलावा ग्लेशियर्स जो है, ग्लेशियर जब स्लाइड कर जाते हैं तो गर्मी के दिनों में वो भी जो एरिया होता है वो बिल्कुल भी अनवेजिटेबल, वहाँ पर अनवेजिटेशन होता है, वहाँ पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होता है, और इस टाइप का जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं बेयर लैंड, यानी कोई भी वनस्पति रहित प्रदेश। अब ऐसा कोई भी एरिया जो कि न्यूली फॉर्म्ड हो, जहाँ का सॉइल और लैंड जो है न्यूली फॉर्म्ड है और वहाँ कोई भी पहले, इससे पहले कोई भी वेजिटेशन नहीं रहा हो, और उस जगह पर जब कोई भी प्लांट कम्युनिटी सक्सेसिवली वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है, ग्रो कर लेती है और फिर अपने क्लाइमेक्स यानी फॉरेस्ट स्टेज में चेंज हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इस पूरे प्रोसेस को प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी वेजिटेशन पहले से मौजूद नहीं था। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी सक्सेशन को अगर हम लोग कहें तो इट इज़ द सक्सेशन दैट अकर्स इन अ सेकेंडरी एरिया प्रीवियसली कोलोनाइज्ड, मतलब जिसमें ऐसा एरिया जिसमें पहले से कुछ प्लांट कम्युनिटी मौजूद थी, मतलब वहाँ पर इससे पहले भी प्लांट वहाँ पर थे, बट हैज़ बीन रिमूव्ड फॉलोइंग सीवियर डिस्टर्बेंसेस सच एज फॉरेस्ट फायर, हरिकेन, हार्वेस्टिंग, सीवियर विंड थ्रो और फ्लड। ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है जिसे हमने देखा, फॉरेस्ट फायर, हेरिकेन हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकता है, सीवियर विंड ब्लो हो सकता है और फ्लड, ये सभी जो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लार्ज एरिया का जो वेजिटेशन है, जो पहले से किसी एरिया में वेजिटेशन मौजूद था, वो सारा का सारा डिस्ट्रक्ट हो गया। डिस्ट्रक्ट होने के बाद में बहुत दिन के बाद उसमें फिर से हम लोग प्लांट कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर पहले से प्लांट सक्सेसिवली वहाँ पर एक सक्सेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया और फिर वो बेयर लैंड में कन्वर्ट हो गया, उसमें फिर से नए सिरे से सक्सेशन स्टार्ट होकर कर क्लाइमेक्स तक जाता है। दैट टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन की। व्हाट इज ऑटोजेनिक सक्सेशन? अब ये जो ऑटोजेनिक सक्सेशन जो वर्ड है, ये क्वाइन हुआ है, टेंसले ने इसे 1955 में इस टर्म को दिया था। और अकॉर्डिंग टू द ऑटोजेनिक सक्सेशन, आफ्टर द सक्सेशन ही बिगेन, इट इज़ द कम्युनिटी इट्सेल्फ, ठीक है, एक ऐसा कम्युनिटी जो इट्सेल्फ यानी अपने आप विच अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद द एनवायरमेंट modifies its own environment and causing own replacement by new communities. अब ऑटोजेनिक मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ,
ठीक है। ऑटोजेनिक मतलब सेल्फ जेनरेटेड सक्सेशन। अब सेल्फ जेनरेटेड सक्सेशन कैसा होगा, तो इसमें जो पहले से एग्जिस्टिंग किसी भी एरिया में एक एग्जिस्टिंग प्लांट कम्युनिटीज़ है, वो अपने एडेप्टेशंस के फेज़ में, मतलब जब वो एडप्ट हो रही होती है किसी भी एनवायरनमेंट से, जो पर्टिकुलर जिस एरिया में है वहाँ का एनवायरनमेंट से, तो उसमें वो कुछ इस प्रकार के चेंजेस और एनवायरमेंटल जो चेंजेस है उससे मॉडिफाई हो करके वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ही रिप्लेसमेंट के कारण बन जाते हैं, और उनको उनकी वजह से ही कोई दूसरी स्पीशीज़ वहाँ आकर करके ग्रो कर जाती है। मतलब उन्हीं के फेवरेबल कंडीशंस को चेंज होने के वजह से दूसरी जो कम्युनिटी है, न्यू कम्युनिटी वहाँ आकर के ग्रो कर जाती है, और वो पहले वाले स्पीशीज़ को वो रिप्लेस कर देती है। इस प्रकार इस जो ऑटोजेनिक सक्सेशन में जो रिप्लेसमेंट का जो वजह है, न्यू स्पीशीज़ के आने का और पुराने स्पीशीज़ के रिप्लेसमेंट का जो वजह है, वो स्पीशीज़ खुद होता है जो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। इस टाइप के सक्सेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। दिस कोर्स ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। हेंस plants themselves are responsible to change the structure of their own vegetation by series of their developmental changes। अब इस प्रकार के जो कुछ प्लांट्स कम्युनिटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं खुद की कम्युनिटी के डिक्लाइन के और न्यू कम्युनिटी के वहाँ पर इन्वेट करने के, और वहाँ पर जो सक्सेशन में जो डेवलपमेंटल चेंजेस को वो प्रोसेस कराती हैं। इस प्रकार का जो सक्सेशन है दैट इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एलोजेनिक सक्सेशन की। व्हाट इज एलोजेनिक सक्सेशन? अब अगर हम एलोजेनिक सक्सेशन की बात करें तो एलोजेनिक सक्सेशन इज अ मेजर चेंज इन द सक्सेशन caused by the external environment influences abiotic components and not by vegetation। अब एलोजेनिक सक्सेशन में जो कॉज होता है, कारण होता है, वो क्या होता है? वो होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब एबायोटिक एनवायरनमेंट जो भी होता है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हो सकता है एनवायरनमेंट का, उसके वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन में जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन can be brought by volcanic eruptions, floods, non-anthropogenic climate change, leaching of soil, nutrients, increase in salt concentration, winds etc। ये सभी क्या है? ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एक्सटर्नल मीन्स है, मीन्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन में चेंज हो जाता है, और वहाँ पर कोई भी बायोटिक कंपोनेंट्स का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस चेंज के लिए। दैट टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन। जो इस टाइप का जो वेजिटेशनल चेंज हम लोग देखते हैं, पर्टिकुलर एक पहले से जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है और दूसरे न्यू वेजिटेशन से वो रिप्लेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन की। अब क्या है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली एंड कंटिन्यूस डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। अब ऑटोट्रॉफिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ऑटोट्रॉफिक कौन होता है? जो फोटोसिंथेसिस कर सके और अपना फूड खुद बना सकें, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग किससे रखते हैं? इसे हम लोग रखते हैं प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं। और तो श्योर सी बात है, इसमें किस टाइप के वेजिटेशंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? इसमें पहले से जो भी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वहाँ पे, चाहे किसी भी हेटेरोट्रॉफिक वहाँ पर मोड ऑफ लिविंग हो या कुछ भी, लेकिन वो चेंज हो जाती है या डोमिनेट की जाती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो वहाँ पर पहले से जो भी कॉलोनी मौजूद होगी वो में भी हो सकता है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रिच हो, या फिर हेटेरोट्रॉपिक वहाँ पर हो, जैसे फंगस वगैरह वहाँ रिच हो, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाता है, सॉइल में कुछ फेवरेबल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो बहुत ईजीली सर्वाइव कर जाते हैं और वहाँ पर ऑटोट्रॉफिक वेजिटेशन
का डोमिनेंस हो जाता है, यानी वहाँ पर सब मैक्सिमम जो ऑटोट्रॉफिक वेजिटेशन या ऑर्गेनिज्म से वहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं उस एरिया को और न्यू कम्युनिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं. It starts in a predominantly or inorganic environment where energy flow is maintained indefinitely. ठीक है, और ये ऐसे एनवायरनमेंट में ये होते हैं जहाँ की पहले से कुछ इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट हो और बाद में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएं जिसकी वजह से जो डिफरेंट लेवल पर जो एनर्जी फ्लो है वो इनडेफिनिट मोड में वो मेंटेन रहे. मतलब क्यों होता है ऐसा? ताकि सारा का सारा जो एनर्जी फ्लो है वो मेंटेन रहे. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फेवरेबल कंडीशंस हो जाता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के लिए. और इस टाइप का जो डोमिनेटिंग होता है ग्रीन प्लांट जिस भी सक्सेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन की. जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और वो दूसरे पे या डेड डीके जो दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं. या तो डेड डीके मटेरियल हो सकता है या किसी ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स है उस पर डिपेंड हो सकते हैं. मतलब अदर देन सेल्फ, अपने को छोड़ के दूसरे किसी भी मीन्स पे वो फूड के लिए डिपेंड करते हैं. दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन. इन दिस सक्सेशन देयर इज एन अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेटेरोट्रॉफ लाइक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटस, फंजाई एंड एनिमल्स. ऐसे सक्सेशन में जो प्रीवियस कम्युनिटी होती है या फिर जो भी रिप्लेसमेंट जो न्यू कम्युनिटी होती है, प्रीवियस कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, ऑटोट्रॉफिक हो सकती है या अदर मीन्स के भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिप्लेस हो जाता है हेटेरोट्रॉफिक जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उससे. जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसेटस, फंजाई हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं. तो ये रिप्लेस कर देते हैं किसी भी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन को या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को और वहाँ पर डोमिनेट करने लग जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में. दैट टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन. इट स्टार्ट्स इन अ प्रीडोमिनेटली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट विथ अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द एनर्जी कंटेंट. अब देखिए, जिस भी एरिया में प्लांट का डोमिनेट होगा वहाँ पर जो एनर्जी कंटेंट है वो हाई रहेगा, और जिस भी एरिया में प्लांट की डोमिनेंसी कम हो जाएगी यानी ऑटोट्रॉफिक जो भी सक्सेशन है वो कम हो जाएगा और हेटेरोट्रॉफिक उसको रिप्लेस करेगा. तो हेटेरोट्रॉफिक हमेशा यूजर्स, कंज्यूमर्स होते हैं. तो कंज्यूमर्स होंगे तो जितना एनर्जी यूज़ करते जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया का जो एनर्जी फ्लो है वो डिक्लाइन होता जाएगा, एनर्जी कंटेंट. इसकी वजह से जो हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन है इसमें एनर्जी कंटेंट हमेशा लो रहता है और डिक्लाइनिंग रहता है. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सक्सेशन है दैट इज साइक्लिक सक्सेशन. अब साइक्लिक सक्सेशन में क्या है कि द साइक्लिक सक्सेशन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अलेक्जेंडर वॉट इन 1947. अब पहला तो साइक्लिक सक्सेशन जो है इस मॉडल को प्रपोज किया था अलेक्जेंडर वॉट ने 1947 में. इट इज़ अ पैटर्न ऑफ वेजिटेशन चेंज इन विच अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज tend to replace each other over time of absence of large scale disturbances. अब साइक्लिक सक्सेशन क्या है? सपोज एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है. अब उस फॉरेस्ट में सारा फॉरेस्ट का डिक्लाइन एक संग में नहीं हो सकता है, यानी सारा फॉरेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, बल्कि उस फॉरेस्ट में कुछ ऐसा पैचेस होता है जहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंसेस होंगे. जैसे मान लीजिए एंथ्रोपोजेनिक कुछ डिस्टर्बेंस हो गए या कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो बार बार उस एरिया को चर जाते हैं, या वहाँ पर फॉरेस्ट फायर होता है बार बार उस पर्टिकुलर एरिया में, वो प्रोन होता है, या फ्लड के लिए प्रोन होगा, या टाइडल जो बेल्ट में होगा. तो उस टाइप से क्या होगा कि जो फॉरेस्ट का वो पैच है वो हमेशा वल्नरेबल रहेगा, वहाँ पर हमेशा उसका एक्सटिंक्शन होता रहेगा पर्टिकुलर पैच का. लेकिन ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है ये हमेशा के लिए नहीं होता है. मतलब जैसे कि मान लीजिए 12 महीने में अगर फ्लड कब आएगा, बरसात के दिन में आएगा, बाकी 3-4 महीने के बाद में वो लैंड फिर खाली रह जाता है. लेकिन अगर 4 महीने वहाँ अगर वाटर लॉगिंग हो गया तो सारा वहाँ का वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है. या फिर अगर वाटर लॉगिंग एक और ऐसे लैंड था वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन वाटर लॉगिंग होने के बाद में वहाँ का वेजिटेशन चेंज हो गया, क्योंकि वो मेसोफाइटिक से वो हाइड्रोफाइटिक वेजिटेशन में चेंज हो जाता है.
और इसके बाद में हो सकता है कि फिर जो लेक है या जो लॉक्ड वाटर है वो सूख जाए और फिर से मेसोफाइटिक वेजिटेशन में चेंज आ जाए। इस तरीके से एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलता है, पूरे फॉरेस्ट में नहीं होकर करके कुछ स्पेशलाइज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट में। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया नहीं अफेक्टेड होकर के एक स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट होता है। इस टाइप के सक्सेशन को हम लोग कहते हैं साइक्लिक सक्सेशन, क्योंकि ये 2 या 3 वेजिटेशन में क्रमबद्ध चेंजेस हो रहा है, ऑर्डरली चेंजेस हो रहा है। एक बार मान लीजिए वेटलैंड वेजिटेशन वहाँ आ रहा है तो ड्राई फेज में फिर से मेसोफाइटिक आ जा रहा है, फिर से जब वेट फेज आ रहा है फिर से वेटलैंड वेजिटेशन आ रहा है। इस तरीके से वो साइक्लिक वहाँ पर रोटेशन होता रहता है सक्सेशन का, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक सक्सेशन। अब हमने टाइप्स ऑफ सक्सेशन को देखा। तो ये जो सक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये भी एक ऑर्डरली प्रोसेस है, एक क्रम से ही सारा प्रोसेस चलता है और उसमें कुछ चेंजेस जो है हम लोग देखते हैं। अब इस जो पूरे प्रोसेस जो है प्लांट सक्सेशन का, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे प्रोसेस को समझाया है क्लेमेंट्स ने, और क्लेमेंट्स ने जो प्लांट सक्सेशन की थ्योरी दी है उसे हम कहते हैं क्लेमेंट्स थ्योरी ऑफ प्लांट सक्सेशन। इन्होंने अपनी थ्योरी 1916 में दी थी और क्लेमेंट्स सर का पूरा नाम था फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, और उन्होंने प्रपोज किया था द थ्योरी ऑफ सक्सेशन, जिसे हम लोग क्लेमेंट्स थ्योरी ऑफ प्लांट सक्सेशन कहते हैं। और इट इज़ यूजुअली टर्म्स एज द क्लासिकल इकोलॉजिकल थ्योरी, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल इकोलॉजिकल थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू हिम सक्सेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल सिक्वेंशियल फेजेस दैट फॉलो वन अनदर, जो कि एक के बाद एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब इसमें एक डायरेक्शन है, सबसे पहले कोई प्रोसेस होगा, उसके बाद कोई प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा इस तरीके से 6 जो डिफरेंट फेजेस हैं जिसे हम लोग स्टेजेस ऑफ सक्सेशन भी कहते हैं, बहुत सारे के। ये पूरा प्रोसेस, ये एक सक्सेशन को होने में सक्सेसिव चेंजेस जो आते हैं उसके होने में ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। दैट सम प्रोसेस आर कॉल्ड न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद होगा माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद होगा एसिस, एसिस के बाद होगा कंपटीशन, कंपटीशन के बाद होगा रिएक्शन, देन एंड में स्टेबिलाइजेशन, जबकि जो सक्सेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब वन बाय वन हम लोग सारे इस प्रोसेस को देखते हैं कि व्हाट इज़ न्यूडेशन, व्हाट इज़ माइग्रेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली जो प्रोसेस जो स्टार्ट की प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड न्यूडेशन। न्यूड मीन्स होता है बैरन, मतलब जो बिल्कुल भी न्यूड हो, न्यूड मीन्स जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं न्यूड। अब ये न्यूडेशन का प्रोसेस कैसे होता है, न्यूडेशन इज़ अ प्रोसेस। अब हम लोग बहुत बात ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है वेदरिंग एंड इरोजन का प्रोसेस, और न्यूडेशन के अंदर में वो फिजिकल एनवायरनमेंट के वो सारे चेंजेस आते हैं जिसमें एक रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक एरिया का पर्टिकुलर जो ऊपर क्रस्ट में जो सॉइल का जो कंपोजिशन है उसको वो फॉर्म कराता है। अब इसमें क्या है, सक्सेशन बिगिंस विथ द डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइट। न्यूडेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइट। बेयर साइट किसको बोलेंगे, एक ऐसा लैंड का पैच जहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। सॉइल का फॉर्मेशन हमें पता है रॉक की वजह से होता है, रॉक के वेदरिंग एंड इरोजन से सॉइल का फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। और वो कंडीशन जहाँ सॉइल तो बन गया है, एक पर्टिकुलर लैंड पैच बन गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर एक भी प्लांट कभी ग्रो नहीं हो पाया। अब इन न्यूडेशन के प्रोसेस में बहुत सारे चीज़ आ सकती हैं, या फिर हम लोग जैसे देखते हैं लावा फ्लो की वजह से कोई लैंड पैच बना, या वॉल्केनिक इरप्शन के जो एशेस होते हैं, जो राख होता है उसकी वजह से बना, या फिर ग्लेशियर मेल्ट हुआ, कुछ लैंडस्लाइड्स हो गया उसकी वजह से बना। तो जिस भी वजह से किसी भी जगह पर बेयर साइट फॉर्म होता है जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होता है, न्यूड होता है, डिस्टर्ब साइट, दैट इज कॉल्ड न्यूडेशन। इसलिए न्यूडेशन वर्ड का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। दीज कॉजेज, और इसके न्यूडेशन के जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ जो उसके कुछ कारक होते हैं, कारक यानी उसके कुछ कारण होते हैं क्यों न्यूड हो जाता है किसी भी एरिया का।
तो उसके उसके अगर कारणों को हम लोग डिफाइन करें अलग अलग तरीके से, या उसको अगर डिवाइड करें, तो 3 कारण यहाँ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट है टोपोग्राफी कॉजेज, सेकंड है क्लाइमेटिक कॉजेज, थर्ड है बायोटिक कॉजेज। ये 3 कॉजेज हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोपोग्राफिक कॉजेज की। अब क्या है कि सेवरल नेचुरल कैलामिटीज लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड ड्यू टू सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय विंड, वाटर एंड ग्रेविटी और डिपोजिशन ऑफ सैंड, ये सब क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं टू डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। अगर किसी एरिया में कोई भी कम्युनिटी है, सपोज फॉरेस्ट भी है, तो लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, इसकी वजह से जो उस एरिया का जो वेजिटेशन है पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है और वहाँ पर बेयर एरिया का या बेयर साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग क्लाइमेटिक कॉजेज़ की बात करें, जो मौसम की वजह से जो बदलाव आते हैं, उसमें हो गया फायर, फॉरेस्ट फायर, ग्लेशियर्स, ड्राई फेज, बहुत दिनों तक किसी भी जगह पर बरसात ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो वहाँ का वेजिटेशन डेड और ड्राई हो गया। दूसरा हेल्स मीन्स इतने ज़्यादा बरसात, आंधी तूफान, जिसकी वजह से पूरा वहाँ का वेजिटेशन जो है वो पूरा फ्लड में आ जाए या फिर वो वहाँ से वाइप आउट हो जाए। उस टाइप का जो बहुत ज़्यादा बरसात होता है उसको हम लोग कहते हैं हेल, जिसमें बहुत ओलावृष्टि होता है, संग में थंडर स्टॉर्म्स होते हैं उसके संग संग। ये पूरा एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े तूफान आते हैं उसे हम लोग कहते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदल देने के लिए और बेयर साइड का फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेटिक कॉजेज़। अब अगर बायोटिक कॉजेज़ की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स डिस्ट्रक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग इंडस्ट्री। इन सम केसेस फंजाई और वायरल डिजीज एपिडेमिक्स में डिस्ट्रॉय द होल पॉपुलेशन। अब बायोटिक जहाँ पर भी लिविंग बीइंग इन्वॉल्व हो इंक्लूडिंग मैन, सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस का कारण है वो ह्यूमन है, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए यहाँ पैचेस फॉरेस्ट को वो काट देते हैं, जिसकी वजह से भी बेयर साइड का निर्माण हो जाता है। और अगर बेयर साइड पे या तो हाउसिंग के लिए यूज़ कर लें या अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो फिर से वहाँ पर जो सक्सेसिव चेंजेस हो जाते हैं वहाँ के सक्सेशन में। या डायग्राम के हेल्प से आप देख सकते हैं कि एक फॉरेस्ट फायर की वजह से यहाँ बहुत सारा जो एरिया है वो बेयर लैंड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक फॉरेस्ट है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, जिसमें कि यहाँ फॉरेस्ट फायर जो ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन यहाँ पर एक बेयर साइड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक साइड देता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूडेशन। अब सेकंड जो इमेज है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत सारा लावा का फ्लो हो रहा है, प्लस जो एशेस हैं, जो राख है वो भी डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है। मतलब ये भी एक नेक्स्ट सक्सेसिव प्लांट जनरेशन के लिए यहाँ भी न्यूडेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस के बाद में जो मिलता है, जो रिजल्ट होता है, दैट इज़ अ बेयर साइड, जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है। तो ये फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड न्यूडेशन। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सपोज बेयर साइट तो बन गया, लेकिन उसमें प्लांट कैसे आएंगे? तो प्लांट जिस प्रोसेस से वहाँ पर आते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेट करते हैं वहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इट रेफर्स टू अराइवल ऑफ प्रोपैग्यूल्स। व्हाट इज़ प्रोपैग्यूल्स? प्लांट का कोई भी ऐसा पोर्शन जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे सीड्स जो हैं वो प्रोपैग्यूल्स हैं। लोअर प्लांट्स में स्पोर्स जो हैं वो प्रोपैग्यूल्स हैं। अगर स्पोर्स किसी नए एरिया में गिरते हैं तो वहाँ पर नया प्लांट जो है वो उगता है। अगर सीड्स किसी एरिया में गिरे तो वहाँ पर भी नया प्लांट उगेगा। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग कहते हैं प्रोपैग्यूल्स। All plants possesses their effective organs of reproduction. Spores are the effective propagules of both lower groups such as algae, fungi and bryophytes and higher groups like pteridophytes of plants. अब स्पोर के वजह से स्पोर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जैसा या रिप्रोडक्टिव जो प्रोपेग्यूल्स के जैसा काम करता है एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में, और हायर प्लांट्स के ग्रुप में यानी वेस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप में टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसे हम लोग फर्न कहते हैं।
अब अगर सीड प्लांट्स की बात करें तो सीड्स आर इम्पॉर्टेंट प्रोपेग्यूल्स फॉर द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये दोनों ही ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सीड्स दे आर सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म सीड्स कवर्ड बाय फ्रूट्स यानी कवर्ड सीड्स प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स। तो इन दोनों सीड प्लांट्स का जो प्रोपेगेशन होगा सीड्स से होगा और जो लोअर प्लांट्स का प्रोपेगेशन होगा वो स्पोर्स से होगा। These propagules are transmitted to the bare land aided by air, water and even by animal including man। और हम लोग जानते हैं माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, सीड का डिस्पर्सल होगा। सीड का डिस्पर्सल होगा तो उसकी वजह से अब किसी भी मीन्स से डिस्पर्सल किसी भी तरीके से हो सकता है, विंड से हो जाए, कोई बर्ड से हो जाए, या फिर स्पोर्स है तो स्पोर्स का जैसे वो छिटेगा तो मैकेनिकल फोर्स प्लस विंड से डिसेमिनेशन होगा उसका। या हम लोग फंजाई में देख सकते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर स्पोर्स है, स्पोर सैक्स, ये जब रप्चर होगा तो स्पोर्स जो है बाई विंड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इस तरीके से उड़ कर करके अगर वो बेयर साइड पर आ गए। दूसरी चीज़ यहाँ हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स अपने बीक्स में या खाने के लिए वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करा देती हैं। कुछ एनिमल्स के अगर एग्जाम्पल्स लें तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ ज़ैंथियम का जो सीड है वो इस डॉग के बॉडी पर ये स्टिक हो गया है और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ये डॉग जाएगा और किसी हमारे पर्टिकुलर जो स्पेशल बेयर साइट है वहाँ पर अगर ये मूव कर जाता है और वहाँ गिर जाता है और ये सीड किसी भी तरीके से डिस्पर्स होकर करके बेयर साइट पर पहुँच जाते हैं। अगर इस बेयर साइट पर पहुँच जाए तो बेयर और इसको अगर थोड़ा सा वहाँ मॉइस्चर मिल जाए तो ये सीड क्या होंगे, ये जर्मिनेट कर जाएंगे उस जगह पे। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया टू द बेयर साइट, वैसा माइग्रेशन जो सीड कहीं पर भी थे, कहाँ होंगे, जहाँ पहले से एग्जिस्टिंग वेजिटेशन होगा वहाँ से वो मैच्योर सीड या स्पोर्स वो माइग्रेट होके पहुँच जाएंगे जो पर्टिकुलर हमारा स्पेसिफिक बेयर साइट है वहाँ पे। और इस पहुँचने का जो प्रोसेस है डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल की वजह से या किसी भी मीन्स से हो सकता है, कोई भी वेक्टर के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। अब इस तरीके से बेयर साइट का फॉर्मेशन न्यूडेशन और उस जगह पर कोई भी सीड या प्रोपेग्यूल्स का माइग्रेट होना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के बाद में आता है एसिस। अब एसिस क्या प्रोसेस है, तो देखिए किसी भी जगह पर बेयर साइट पे सीड गिर गया तो वो तब जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जर्मिनेट करने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस जर्मिनेशन के लिए मिलता है और जर्मिनेट कर जाता है तो उसको फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वजह से वो उस बेयर साइट पर वो सरवाइव कर सके और सक्सेसिव एक प्लांट बन सके। तो इसके लिए उस एनवायरनमेंट को या और उस सॉइल के कंडीशंस को सभी कुछ को अगर वो एडेप्ट कर लेता है तब जा कर करके सक्सेसिवली वहाँ वो मैच्योर प्लांट के रूप में चेंज हो पाएगा या ग्रो कर पाएगा। इस पूरे प्रोसेस को ये प्रोसेस जो होता है स्ट्रगलिंग का एक प्लांट का, जहाँ से कि सीड से लेकर के मैच्योर प्लांट तक का स्टेज प्लांट अटेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिस। अब अगर इसे समझने की कोशिश करें, इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑन द बेयर एरिया फॉलोइंग एडजस्टमेंट विद द प्रीवेलिंग कंडीशंस। वहाँ पर जो प्रीवेलिंग मतलब पहले से जो भी कंडीशंस है, एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, उसमें कोई भी जब प्लांट वहाँ सीड गिरता है या स्पोर्स गिरता है तो वो जर्मिनेट करता है। सब्सिक्वेंट उसके बाद में सीडलिंग ग्रो होता है, उसका सीडलिंग के रूप में इस्टेब्लिश होता है और उसके बाद वो एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होता है और वो फिर से रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, यानी अपने मैच्योरिटी को अटेन करता है और फिर से वहाँ वो सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स में मतलब रिप्रोडक्शन अपना करेगा, फ्लावर वहाँ जेनरेट करेगा, वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, उससे सीड बनेगा और सीड से फिर नेक्स्ट जो जेनरेशन के प्लांट्स हैं वहाँ पर ग्रो करेंगे। इस तरीके से वो पूरे एक कॉलोनी को वहाँ पर डेवलप करेंगे। और इस पूरा प्रोसेस मतलब एक सीड को लेकर के मैच्योर स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज तक जो अटेन करने के बीच में जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिस। अ फ्यू प्रोपेग्यूल्स और सीड्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस अंडर द एक्सट्रीम हार्श कंडीशन और harsh environment, but most of them cannot complete the ascent and ultimately disappear। अब इसमें क्या होता है कि सपोज अगर किसी भी जगह पे माइग्रेट होकर करके
सीड्स पहुँचे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के या एक स्पीशीज़ के, हम लोग कह सकते हैं, तो उसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सीड्स जो हैं वो सक्सेसिव वहाँ ग्रो कर जाएंगे। बहुत सारे जो वैसे सीड्स जो वहाँ के एनवायरनमेंट में जर्मिनेट करेंगे और एडेप्ट कर जाएंगे वो तो वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, स्टेब्लिश कर जाएंगे, लेकिन जो नहीं वहाँ एडेप्ट कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट को, वो जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे और डिक्लाइन हो जाएंगे। Thus, the result of assays, the individuals of the species become established on the bare land. और एसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्लांट एक पर्टिकुलर बेयर लैंड पे इस्टेब्लिश हो पाता है, यानी अपने आप को वहाँ पर स्टेबल कर पाता है और वहाँ पर अपने आप को ग्रो करके अपनी मैच्योरिटी को अटेंड करता है और अपना जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब एसिस के बाद अब क्या होगा, एक स्पीशीज़ सक्सेसिवली किसी भी एरिया में ग्रो कर जाएगा और ग्रो करने के बाद में सेम स्पीशीज़ के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे। अब उसके स्पीशीज़ के बढ़ने के बाद में वहाँ के एनवायरनमेंट में और सॉइल कंडीशंस में फिर से कुछ चेंजेस आएगी, जिसकी वजह से कुछ न्यू स्पीशीज़ भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस होने लग जाएगी। इस प्रकार से जब एक प्लांट वहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है, इसका मतलब प्लांट्स के लिए कुछ फेवरेबल एनवायरनमेंट वहाँ डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से एक प्लांट जो है वहाँ पर सक्सेसिव ग्रो कर जाता है, एक स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स मैं कह सकती हूँ। उसके बाद में वो फेवर कर देता है और अदर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के भी ग्रोथ को वहाँ पे, जिसके बाद में माइग्रेशन से और अदर स्पीशीज़ भी वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। तो जब बहुत सारे स्पीशीज़ वहाँ ग्रो करते हैं और पॉपुलेशन वहाँ बढ़ता है प्लांट का, चाहे वो एक स्पीशीज़ का हो चाहे वो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ का हो, अलग अलग स्पीशीज़ का हो, तो वहाँ पर कंपटीशन होने लग जाता है। क्यों कंपटीशन होता है? क्योंकि जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, रिसोर्स जो है अनलिमिटेड तो नहीं है, क्योंकि वो एरिया जो है उसका एक अपना डायमेंशन है, वहाँ एक उसकी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, वहाँ पर सनलाइट जो है कितनी देर पड़ेगी और कितना सनलाइट वहाँ पर होगा, उसको यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है। तो ये एक लिमिटेड रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा, जब कम नंबर रहता है किसी भी इंडिविजुअल का तो वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन जब वो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर फिर वहाँ पर जो भी कम्युनिटी है उसमें आपस में कंपटीशन होने लग जाता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कम्पीट किसके लिए करते हैं? फॉर स्पेस, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, स्पेस के लिए, लाइट के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। दिस फेज इज कॉल्ड कंपटीशन। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। इसे हम लोग दो तरीके से में बांट सकते हैं। पहला है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब कंपटीशन दो तरीके का होता है। अगर कोई कंपटीशन एक स्पीशीज़ के इनसाइड द स्पीशीज़, उसके एक ही स्पीशीज़ के अंदर अपने इंडिविजुअल्स के बीच में ही हो, मतलब कंपटीशन अगर सेम स्पीशीज़ में हो, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्योंकि इस पूरे एरिया में सेम एक ही स्पीशीज़ है और इसके इंडिविजुअल्स आपस में ही compete कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये एक अलग स्पीशीज़ है, ये एक अलग स्पीशीज़ है, तो दो को हम लोग लेकर के इस डायग्राम में समझते हैं कि अगर एक ही बेयर एरिया में दो स्पीशीज़ अगर आ गए हैं तो दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन होगा फॉर लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। Intra means within a species competition, same species within a same species competition exists, and interspecific मतलब एक स्पीशीज़ को छोड़ कर करके मोर देन वन स्पीशीज़। इसमें हम लोग दो स्पीशीज़ के एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी स्पीशीज़ हो सकते हैं। उन सभी में आपस में अलग अलग स्पीशीज़ में जब कंपटीशन होगा रिसोर्स को लेके, दैट इज़ कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है? अब रिएक्शन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जब आपस में कंपटीशन बढ़ेगा तो उसका कुछ रिजल्ट होगा। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन का क्या रिजल्ट होता है? जो भी डोमिनेट करेगा, मतलब जो भी फिटेस्ट रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो या तो उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में ये रिजल्ट निकला
तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है पहले से, वो अगर डिक्लाइन हो गई, कंपटीशन में फेल हो गई किसी भी कारण से, या जो कंपटीशन में फेल हो गई, तो क्या होगा, जो स्पीसीज डोमिनेट करेगा, यानी जो कंपटीशन में सक्सेसिवली पास हो जाएगा, दैट स्पीशीज डोमिनेट ओवर द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। अब वो क्या करेगा, पहले वाले स्पीशीज को रिप्लेस कर करके जो नया स्पीशीज है, जो कि लीडिंग स्पीशीज है, विनिंग स्पीशीज है, वो वहाँ पर डोमिनेट कर जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिएक्शन। ये जो मॉडिफिकेशन होगा डिफरेंट कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी डोमिनेट करेगा, उसको पुराने वाले कम्युनिटी को डोमिनेट करेगा नया कम्युनिटी, फिर उसको भी डोमिनेट करने वाले जो दूसरा जो नया कम्युनिटी आएगा, वो उसको भी हटा कर करके उसकी जगह उसको रिप्लेस करके वहाँ डोमिनेट करेगा। फिर ये जो एग्जिस्टिंग हो जाएगा, तो फिर नया जो कम्युनिटी आएगा, फिर उसको हटा कर करके वो डोमिनेट करेगा। इस तरीके से कंपटीशन चलता रहेगा, और प्रोसेस दर प्रोसेस एक स्पीशीज दूसरे को रिप्लेस करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। या हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स में कि जो पहला स्पीशीज एग्जिस्टिंग होगा या पायोनियर स्पीशीज, उसको जो है उसके बाद में आने वाला जो सक्सेसिव स्पीशीज है वो उसको रिप्लेस कर देगा। अब दूसरा जो स्पीशीज स्टेब्लिश होगा, उसको जो तीसरा स्पीशीज है सक्सेसिव, उसके बाद जो आने वाले स्पीशीज है वो उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेशन तभी होगा जबकि वो सक्सेसिवली वहाँ पर कंपटीशन दे पाएगा और कंपटीशन को वो विन करेगा या फिट होगा वहाँ के लिए। तो इस टाइप का जो इन्फ्लुएंसिंग है, प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अब क्या हो रहा है, उस जगह के एनवायरनमेंट और वहाँ का जो कंपोजिशन है, कम्युनिटी कंपोजिशन, वो पर्टिकुलर हमेशा मॉडिफाई हो जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। और ये इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्योंकि उस जगह पर जो दूसरा प्लांट कम्युनिटी आएगा वो तो प्लांट लिविंग प्लांट ही है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑटोजेनिक चेंजेस इफेक्ट द हैबिटेट। अब इसमें क्या होगा, मोस्टली ऑटोजेनिक चेंजेस होता है, मतलब कि जो पहले एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो दूसरे स्पीशीज़ के लिए जो फिटेस्ट स्पीशीज़ है उसको कुछ ऐसा रिसोर्स देती है जिसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ को ही डोमिनेट करने लग जाता है और उसे रिप्लेस कर करके वहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश कर लेता है। इस टाइप के जो चेंजेस हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोजेनिक चेंजेस, और ये रिप्लेस हो जाता है वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर। द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that replaces one another in a given area is called shears। अब इस पूरे चेंजेस में पायोनियर कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसे स्पेशलाइज रखा जाता है, फर्स्ट कम्युनिटी है उसको कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उसे उस पायोनियर कम्युनिटी को जो रिप्लेस करता है, और एंड में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है उसके बीच में, पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच में जितने भी स्पीशीज कम्युनिटीज़ के जो चेंजेस होते हैं, ईच कम्युनिटी इज कॉल्ड शीयर्स। मतलब हर एक जो कम्युनिटी जो एक के बाद एक आई है, उस एक एक कम्युनिटी को हम लोग कहेंगे शीयर्स। और अगर पूरा जो चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस, कितनी कम्युनिटी उस चेंजेस के रेंज में आती है, दैट पूरे स्टेजेस को हम लोग कहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस चेंज स्टेजेस हैं, दैट इज कॉल्ड सिराल स्टेजेस और सिराल कम्युनिटीज़। पूरे को ओवरऑल मिलाकर के जितने भी शीयर्स हैं सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं सिराल कम्युनिटीज़ या सिराल स्टेजेस। ये हो गया रिएक्शन। अब एक बार जब सारे चेंजेस के बाद में लास्ट में कौन जीतता है, सबको हटाने के बाद में लास्ट में वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा और जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और उस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एडेप्ट कर लेगा। और इस टाइप के जो कम्युनिटी है उसे रिप्लेस करने के लिए अब दूसरी कोई कम्युनिटी तुरंत नहीं आती है, और ये सक्सेशन का सबसे एंड फेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। इस स्टेज को हम लोग कहें दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइज हो गया, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अब स्टेबल हो चुका है और वर्षों तक अब स्टेबल रहेगा, जब तक कि कुछ एनवायरमेंटल या कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़े जो उसको फिर से वहाँ पर रिमूव कर दे। तो ये सक्सेसिव चेंजेस है। और इसमें क्या होगा, रिएक्शन के बाद में रिएक्शन फेज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। रिएक्शन का प्रोसेस जहाँ खत्म होगा वहाँ से स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वहाँ पर ऐसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट को प्रमोट करता है रिएक्शन का प्रोसेस, जो कि एक स्टेबल कम्युनिटी होती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इसमें मोस्टली जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट की कम्युनिटी होती है, उसे हम लोग फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। मतलब कोई भी प्लांट का जो सक्सेशन है वो एंड होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे, और वो एक पर्टिकुलर बहुत ही रिच फॉरेस्ट होता है। इन द शेयर विच इज सेल्फ
परप्यूटिंग एंड इन इक्विलिब्रियम विद द फिजिकल हैबिटेट, और वो एक स्टेबल फॉर्म में होता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है पूरे अच्छी तरीके से। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस से कोई स्टेबलाइजेशन का कुछ वैसा और चेंजेस उसमें नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो एंड होता है किसी भी कम्युनिटी का। एंड मीन्स डेवलपमेंटल एंड, मतलब उसमें अब कुछ वैसे चेंजेस नहीं होंगे जिसकी वजह से सक्सेसिव चेंजेस अब नहीं होंगे। वो फॉरेस्ट है और वो स्टेबल हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं, ट्रीज़ हो गए या बहुत ही रिच हो गए, उनके अंदर में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल उनमें और कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, और वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, यानी स्टेबिलिटी को अटेन कर लेता है। दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट के संग में ये जो पूरा सक्सेशन का प्रोसेस है वो वहाँ पर ख़त्म होता है। इस तरीके से पूरा हमने प्रोसेस जो है सक्सेशन का वो भी समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू प्लांट सक्सेशन मैं जो समझाना चाहती थी, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा अलग अलग सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स के लिए। ये इकोलॉजी का पोर्शन है, सेमेस्टर 6 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और सेमेस्टर 2 जो जनरल के बच्चे हैं या फिर जीई के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। और इस पूरे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हर बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like and share. Thank you very much for view.